हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद तो करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बड़े अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्टेट ओपन की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास वीडियो आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आपके सामने आज मैं आपके सामने जो चैप्टर लेकर आ गया हूँ ये हमारा 26वां चैप्टर, और इसमें हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आज 26वां चैप्टर पढ़ेंगे और भारत की विदेश नीति के बारे में संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति। दोस्तों, विदेश नीति होती क्या है। विदेश नीति का मतलब होता है कि हमारे देश का व्यापार अन्य देशों के साथ किस प्रकार है और इसमें भारत को इस नीति से कितना बेनिफिट हुआ है या नुकसान हुआ है, उसके बारे में अपन डिटेल से यहाँ पढ़ने वाले हैं। प्रत्येक संप्रभु देश की एक विदेश नीति होती है। भारत की भी अपनी एक विदेश नीति है। विदेश नीति के अंतर्गत कुछ सिद्धांत, हित और वे सभी उद्देश्य आते हैं जिन्हें किसी दूसरे राष्ट्र से संपर्क के समय बढ़ावा दिया जा सकता है। यद्यपि विदेश नीति के कुछ मूल गुण होते हैं, परंतु फिर भी ये एक स्थायी परिकल्पना नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय हालातों में बदलाव के साथ साथ विदेश नीति भी बदलती रहती है। भारत के विदेश नीति को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और आर्थिक घटकों ने आकार दिया है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की विदेश नीति को एक निश्चित रास्ता प्रदान करवाया। अब यहाँ पर आपको एक चीज पढ़ने पर एक क्लियर हो गया होगा। हमने यहाँ पर जब सारांश पढ़ा था तो इस सारांश से आपको क्या समझ में आया। इस सारांश से यह समझ में आया है कि हर देश की अपनी एक विदेश नीति होती है और उस विदेश नीति के जरिए ही एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार साझा करता है। हर देश के अलग अलग कानून होते हैं, अलग अलग नियम होते हैं और हर देश की नीति अलग होती है। हमारे भारत की जो विदेश नीति है बाकी अन्य देशों से काफी हटकर है और भारत की एक ऐसी विदेश नीति की वजह से भारत हमेशा आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और दोस्तों, आप सभी को मैं बता देता हूं, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ऐसा मैं स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के रिश्ते विदेश स्तर पर मजबूत किए थे और इसी नीति को भारत की विदेश नीति कहते हैं। तो चलिए साथियों, इस चैप्टर में हम क्या क्या समझेंगे तो आपको इस अध्याय में मैं पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले भारत की विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत को जानेंगे। दूसरा, गुट निरपेक्षता का प्रमुख अर्थ क्या होता है, उसका महत्व क्या है वो हम समझेंगे। तीसरा, शीत युद्ध का काल से पहले गुट निरपेक्षता की प्राथमिकता को हम समझेंगे। और चौथा, शीत युद्ध काल के बाद भारत की विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ा उसको हम समझेंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति और निःशस्त्रीकरण की दिशा में किए गए जा रहे प्रयास में भारत का किस प्रकार का योगदान रहा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। शांति की दिशा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाए जा रहे अभियान में भारत का क्या योगदान है, क्या भारत सुरक्षा परिषद में अपने एक स्थायी सीट ले सकता है या नहीं ले सकता है, इन सभी के बारे में अपने इस चैप्टर के बारे में डिस्कस अध्ययन करेंगे। तो चलिए साथियों, सबसे पहला आता है भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत और उद्देश्य। राष्ट्रीय हितों को ध्यान रखते हुए विश्व शांति की प्राप्ति, निःशस्त्रीकरण, अफ्रीकी एशियाई देशों की स्वतंत्रता आदि भारत की विदेश नीति के एक मुख्य उद्देश्य है। यानी यहां पहले लाइन ये स्पष्ट कर दी है कि भारत की जो विदेश नीति है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। उसका प्रमुख उद्देश्य है कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको शांति प्रदान करना, दूसरा होता है निःशस्त्रीकरण यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शस्त्रों को जो बढ़ावा दिया जा रहा है उसको कम किया जाएगा। तीसरा है कि अफ्रीकी और एशियाई देशों की स्वतंत्रता, यानी अफ्रीका के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो आज भी स्वतंत्र नहीं है। इसी प्रकार एशिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आज भी स्वतंत्र नहीं है और उनको स्वतंत्रता दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, ये भारत की प्रमुख विदेश नीति की विशेषता है। और इन उद्देश्यों की पूर्ति कुछ सिद्धांतों के माध्यम से की जा सकती है, जैसे कि पंचशील समझौता, गुट निरपेक्षता, औपनिवेशिक विरोध, साम्राज्यवाद विरोध, रंगभेद विरोध इत्यादि भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट आ रहा है पंचशील समझौता क्या है, उसको मैं आपको यहां पर समझाने का प्रयास करता हूं और मैं आपको बता देता हूं कि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पक्का लगने वाला है।
तो दोस्तों आप कुछ नहीं तो पंचशील सिद्धांत को अच्छी तरह से पढ़ के चले जाइएगा। अब पंचशील सिद्धांत क्या है इसके बारे में आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले किताब में क्या लिखा गया है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, और फिर मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि एग्जाम में लिखना क्या है। नेहरू विश्व शांति के पक्षधर थे। उन्होंने विकास के लिए शांति और मानव जाति के अस्तित्व के बीच की कड़ी को समझा। वे दो विश्व युद्धों के कारण हुए विनाश को देख चुके और जानते थे कि एक देश की प्रगति के लिए दीर्घ शांति काल की आवश्यकताएं होती हैं। बिना शांति के विकास संबंधित सामाजिक और आर्थिक प्राथमिकताएं पीछे धकेल दी जाती है। परमाणु हथियारों के उत्पादन के कारण नेहरू का शांति के दर्शन पर विश्वास अधिक बढ़ गया है, इसलिए उन्होंने अपने नीति निर्धारण में विश्व शांति को सबसे अधिक महत्व दिया है। भारत के सभी देशों के साथ, विशेष रूप से बड़े और पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण वार्तालाप हो, उनके मध्य अच्छे रिश्ते हो, इसके लिए भारत ने 28 अप्रैल 1954 को चीन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर करते हुए भारत के आपसी संबंधों के लिए एक पंचशील के सिद्धांत की पालना की वकालत की थी। दोस्तों यहां क्वेश्चन आता है कि पंचशील सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों देखिए, भारत की जो विदेश नीति है उसने ये स्पष्ट कर दिया, और यहां सीधी सी तौर पर बात की दी कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के भी प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, और उन्होंने अपने काल में देख लिया कि पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध से विश्व के अनेक देशों को बहुत बड़ी क्षति हुई थी, और उनको पता था कि अगर हम युद्ध लड़ते रहेंगे तो मानवीय क्षति भी होगी, साथ में संसाधनों की क्षति भी होगी, और साथ में आर्थिक और सामाजिक क्षति भी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर हमें मानवीय विकास करना है, देशों का विकास करना है, तो हमें एक शांति के रास्ते को ही अपनाना पड़ेगा, और इसलिए नेहरू की एक विदेश नीति अपनाई गई थी, और इसके लिए भारत और चीन के मध्य शांति की अमल बहाल करने हेतु 28 अप्रैल 1954 को पंचशील नामक स्थान पर एक समझौता हुआ था, और जिसका नाम लिखा गया था पंचशील समझौता। और इसमें प्रमुख रूप से जो बातें रखी गई थी वो क्या क्या थी, यहां पर जो सिद्धांत दिए गए थे वो क्या क्या थे, उसमें से नंबर 1 जो सिद्धांत था वो था एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना होगा। यानी अगर एक देश, यानी ये भारत की सीमा है और ये चाइना की सीमा है, तो आप अपनी सीमा पर अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना होगा। यानी आपको सीमा पर किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ी नहीं करनी होगी, किसी प्रकार का युद्ध नहीं करना होगा, और फिर भी अगर किसी कारणवश छोटा मोटी अगर कोई वार्तालाप हो जाती है या अगर मुठभेड़ हो जाती है तो शांति के साथ बैठकर समझौता करना होगा। दूसरा था परस्पर अनाक्रमण, यानी हमें कभी भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना होगा। नेक्स्ट है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। इसका मतलब अगर भारत के अंदर किसी प्रकार का कोई आंतरिक मामला चल रहा है राज्य सरकारों को लेकर, तो आपको हस्तक्षेप नहीं करना है, या चाइना के अंदर किसी भी प्रकार का आंतरिक मामला चल रहा है तो भारत उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। चौथा पॉइंट का समानता और पारस्परिक हित। इसका मतलब यहां रखा गया है कि दोनों देशों के नागरिकों समानता की दृष्टि से देखा जाएगा, और जब भी आवश्यकता होगी मुसीबत में दोनों देश मिलकर सहयोग करेंगे। नेक्स्ट लिखा गया शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, यानी हम शांतिपूर्ण ढंग से दोनों आपस में बंधे रहेंगे, रिश्ते को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस सिद्धांतों को पंचशील सिद्धांत कहा गया है। चलिए साथियों आगे चलते हैं। गुट निरपेक्षता, यहां पॉइंट आ रहा है गुट निरपेक्षता, तो समझा देता हूं मैं क्या लिखा गया है। गुट निरपेक्षता को भारत की विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप गुट निरपेक्षता का उद्देश्य अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा बनाए गए किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना। यहां शब्द दिया गया है गुट निरपेक्षता, यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ ने जो संगठन बनाए थे उसमें भारत शामिल नहीं हुआ। अब भारत शामिल क्यों नहीं हुआ इसका कारण भी मैं आपको यहां बताने वाला हूं। दोस्तों यहां लिखा गया है विदेशी मामलों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता को कायम रखना था। गुट निरपेक्षता ने तो उदासीनता नहीं थी और न ही तटस्थी और न ही स्वयं को पृथक रखना था। यह एक शक्तिशाली परिकल्पना थी जिसमें किसी भी सैन्य गुट से कोई भी वचनबद्धता नहीं थी, अपितु यह प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर उसके गुण दोष के आधार पर स्वतंत्र राय रखना था। गुट निरपेक्षता की नीति को विकासशील देशों ने समर्थन दिया क्योंकि इसमें इन देशों को अपनी संप्रभुता
की रक्षा करने का अवसर मिलता है। शीत युद्ध के दौरान अपनी गतिविधियों को संचालित करने की स्वतंत्रता थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मजबूत बनाने में भारत ने एक महत्वपूर्ण परिकल्पना की। इस परिकल्पना का विकास धीरे धीरे हुआ। 1947 में नई दिल्ली में एशियाई संबंधों का एक सम्मेलन का आयोजन बुलाकर नेहरू ने इसकी पहल की थी। इसके बाद 1955 में एशिया और अफ्रीका के 29 देशों का सम्मेलन बारडुंग यानी इंडोनेशिया में हुआ और ये अपने प्रकार का एक पहला सम्मेलन था जिसने शांति, उपनिवेश और मुक्ति, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग की दिशा में एक साथ कार्य करने की शपथ ली थी। दोस्तों आगे लिखा गया है 1961 में बेलग्रेड में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था जिसने शीत युद्ध की गुटीय राजनीति का विकल्प प्रस्तुत किया तथा 9 स्वतंत्र देशों को अपने स्वतंत्र और संप्रभु अधिकार के प्रयोग का साहस दिया। ये आंदोलन शीत युद्ध के संदर्भ में एक विकल्प था जिसमें 9 स्वतंत्र देशों को अपनी स्वतंत्रता एवं संप्रभु अधिकारों के प्रयोग करने का अवसर मिला था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता ही शीत युद्ध था जिससे आमने सामने युद्ध लड़े। वे दोनों अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों को आकर्षित करने लगे। ये द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद प्रारंभ हुआ और 45 वर्षों तक चलता रहा। ये दोनों राष्ट्र दो विपरीत ध्रुव बन गए और पूर्व और पश्चिम के नाम से जाने गए। विश्व की राजनीतिक इन दोनों ध्रुवों के चारों तरफ घूमती रहती थी। गुटनिरपेक्ष में नेहरू ने युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टिटो और मिस्र के नासर से विदेश संबंधों का विकास किया और इन्हीं तीनों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जनक माना जाता है। तो प्रश्न आता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख जनक किनको माना जाता है? तो आपको याद रखना है साथियों, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टिटो को और मिस्र के नासर को, इन तीनों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जनक माना जाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 9 स्वतंत्र राष्ट्रों का वह समूह था जिसने अपने पूर्व उपनिवेश स्वामियों की तानाशाही को अस्वीकार कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेने का निश्चय किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्वभाव से साम्राज्यवादी का विरोधी रहा। गुटनिरपेक्षता का मुख्य शिल्पी होने और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अग्रणी सदस्य होने के कारण भारत ने इसके विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका निभाई थी। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन सभी सदस्य राष्ट्रों को उसके आकार, महत्व के आधार पर बिना ही विश्व में राजनीतिक विश्व संबंधित निर्णय लेने का अवसर प्रदान करता है। भारत ने 1983 में नई दिल्ली में 7वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की मेजबानी भी की थी। भारत ने आशा जताई कि यह आंदोलन विकास, निशस्त्रीकरण और फिलिस्तीन के प्रश्न पर काम करेगा। ये आंदोलन चूंकि शीत युद्ध और द्विध्रुवीय विश्व का परिणाम था, अतः बहुत से विद्वान शीत युद्ध और सोवियत संकट के विघटन के बाद इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। यद्यपि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहली यह है कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व को एक ध्रुवीय विश्व से खतरा है। ये आंदोलन अमेरिका के प्रभुत्व पर अंकुश लगाने का काम कर सकता है। दूसरे, विकसित और विकासशील दुनिया आर्थिक मामलों में बटी हुई है। ये आंदोलन तीसरे विश्व के देशों को उनके विचार व्यक्त करने का एक मंच भी प्रदान कराता है। इसके अतिरिक्त ये आंदोलन दक्षिणी के बीच सहयोग और सशक्त बनाने का प्रमुख साधन है। अतः यदि तीसरे विश्व के राष्ट्र विकसित देशों की तुलना में अपनी प्रत्याशा बढ़ाना चाहते हैं तो ये आंदोलन अति आवश्यक है। शीत युद्ध के अंत के बाद भी भारत इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रहा था। अतः इस आंदोलन के अंतर्गत आने वाले विकासशील देशों की 21वीं सदी की आवश्यकताओं को संयुक्त राष्ट्र में परिवर्तन के लिए संघर्षशील होना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैंने आपको पंचशील समझौता क्या है और गुटनिरपेक्ष समझौता क्या है उसके बारे में आपको समझाने का प्रयास किया है। वीडियो पसंद आता है तो अवश्य आप लाइक कर दीजिएगा।